हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना त्यागी। वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज चली हुई है उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, NCF emphasizes the most is NCF 2005 emphasizes the most NCF 2005 सबसे अधिक किस पर बल देता है? ऑप्शन ए टू सोल्व हार्ड क्वेश्चन, कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए, टू मेमोराइज द कंसेप्ट अवधारणाओं को याद करने के लिए, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज ज्ञान के निर्माण पर, टू डू मैथमेटिक्स स्पीडली गणित को तेजी से करने पर। बेसिकली जो एनसीएफ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 है, वो बच्चे के कंस्ट्रक्शन पे, बच्चे की नॉलेज पे फोकस करता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम पे फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग को कहता है कि बच्चा करके सीखे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है। ना तो हार्ड क्वेश्चन करने हैं, कठिन प्रश्नों को हल करने के लिए कहता है एनसीएफ, ना ही किसी कंसेप्ट को मेमोराइज करने के लिए कहता है, और ना ही मैथ की स्पीड बनाने के लिए कहता है। एनसीएफ कहता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण करें एनवायरमेंट से लिंक करके, इंटरेक्शन करके, ठीक है। सभी कंस्ट्रक्टिविज्म ऐसे कहते हैं, जैसे वाइगोत्स्की, पियाजे, ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म इसी बात को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द सन ऑफ अ डॉक्टर बिकम्स एन एक्सपर्ट डॉक्टर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक डॉक्टर का बेटा एक विशेषज्ञ डॉक्टर बन जाता है, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजिकल हेरिडिटी जैविक अनुवांशिकता, सोशल हेरिडिटी सामाजिक अनुवांशिकता, सी ट्रांसफर ऑफ इंस्टिंक्ट वृत्ति का स्थानांतरण, ऑल ऑफ द अबव। तो एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, तो ये किस चीज का उदाहरण? ये सोशल हेरिडिटी का उदाहरण है, यानी बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि वो उसे फॉलो करता चला जाएगा। उसके फादर डॉक्टर हैं तो बेटा भी डॉक्टर बनने की तरफ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। बायोलॉजिकल हेरिडिटी तब होता है, बायोलॉजिकल हेरिडिटी होता है यानी कलर का चेंज होना, बच्चे के अंदर जीन्स आना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ ठीक है। The type of evaluation used to monitor progress during instruction is called निर्देश के दौरान during प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन के प्रकार को कहा जाता है। जो इवैल्यूएशन होता है क्लास में उसे क्या कहा जाता है, यानी पढ़ाई के दौरान क्लास में जो इवैल्यूएशन होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन नैदानिक मूल्यांकन, बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन रचनात्मक मूल्यांकन, सी प्लेसमेंट इवैल्यूएशन प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी सुमेटिव इवैल्यूएशन योगात्मक मूल्यांकन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तो कुछ होता नहीं है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है जहां बच्चे को दिक्कत हो रही है उसे डायग्नोज करना, ठीक है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है क्लास के दौरान बच्चे का इवैल्यूएशन करना, जैसे कि यूनिट टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, F1 होते हैं, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, यानी जो ड्यूरिंग होता है, क्लास के दौरान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। सुमेटिव इवैल्यूएशन होता है जो एंड ऑफ द ईयर होता है, यानी साल के अंत में, जैसे फाइनल एग्जाम होते हैं हमारे, ठीक है, वो सुमेटिव इवैल्यूएशन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ADHD फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स जनरली डिस्प्ले कॉग्निटिव डिलेज एंड हैव डिफिकल्टीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। जिन बच्चों को ADHD होता है उन्हें किस एरिया में प्रॉब्लम होती है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के छात्र आमतौर पर संज्ञानात्मक देरी प्रदर्शित करते हैं और निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कठिनाइयां होती हैं? ऑप्शन ए अटेंशन ध्यान, सही बात है। जो ADHD वाले बच्चे होते हैं उन्हें अटेंटिव नहीं हो पाते वो क्लास में, उन्हें अटेंशन बनाने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेशन बनाने में दिक्कत आती है, यानी एक जगह वो टिक नहीं पाते, इधर उधर भागते रहते हैं, 2 मिनट यहाँ पढ़े 2 मिनट उधर चले गए। इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है उन्हें, इम्पल्स कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी हमारा ठीक है। तो डी के अंदर आएंगे, डी के अंदर ए और सी दिया हुआ है, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन जैसी कोई बात नहीं है, यानी बच्चे के IQ में दिक्कत नहीं होती है, बच्चे के अटेंशन में दिक्कत होती है, बच्चा अटेंटिव नहीं होकर पढ़ पाता, ठीक है। यूट्यूब इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बच्चा 2 मिनट की वीडियो यहाँ देखेगा, 2 मिनट की कहीं और देखेगा, तो वो एक जगह अटेंशन नहीं बन पाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What has been considered as a process of correcting behavior by training? प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार को ठीक करने की प्रक्रिया के रूप में क्या माना जाता है? जो हमारे बिहेवियर को ठीक करता है उस ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं? टीचिंग शिक्षण, बी लर्निंग सीखना, सी मोटिवेशन प्रेरणा, डी इंस्ट्रक्शन निर्देश।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होता है, यानी बच्चे को निर्देश देके उसका बिहेवियर ठीक किया जा सकता है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमारी मोटिवेशन, लर्निंग और टीचिंग मर्ज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज कैन बी मेड। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए, थ्रू इंटीग्रेशन, एकीकरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य धारा में शामिल करके, बाय इंक्लूडिंग द मेन स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर सी, समावेशी शिक्षा के माध्यम से, थ्रू इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो ये ऑप्शन तो कट गया। इंक्लूसिव एजुकेशन से अच्छा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन फॉर ऑल, यानी हर तरह के बच्चे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ेंगे, चाहे वो एबल्ड हैं चाहे वो डिसेबल्ड हैं, किसी भी क्लास से आते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट से आते हैं, सभी बच्चों को एक क्लास में समावेश करके पढ़ाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर का आता है सीटेट में, हर बार क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंप्लाइज फॉर। व्यापक मूल्यांकन शब्द का तात्पर्य है इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट सेवरल पॉइंट ऑफ टाइम, कई बिंदुओं पर किया गया मूल्यांकन। इवैल्यूएशन बाय ग्रुप ऑफ टीचर, शिक्षकों के समूह द्वारा मूल्यांकन। इवैल्यूएशन ऑफ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ प्यूपिल्स ग्रोथ, छात्र के विकास के शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन। ऑप्शन डी, सेवरल टेस्ट फॉर लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक कई परीक्षण। तो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास, यानी बच्चे के हर एस्पेक्ट्स पे काम करना। होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक इवैल्यूएशन यानी हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए इवैल्यूएट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होगा। स्कोलास्टिक पेन पेपर टेस्ट भी हो जाएगा और सारी एक्टिविटीज भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है, बाकी तीनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस इज। एक प्रभावी स्कूल अभ्यास है। ऑप्शन नंबर 1, कंटिन्यूअस कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, सतत तुलनात्मक मूल्यांकन, तो कंपैरेटिव नहीं करना है। ऑप्शन नंबर बी, कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड, बच्चे को दंड नहीं देना है, ना तो किसी एनसीएफ में ऐसा लिखा है कि बच्चे को दंड देना है, आरटीबी इसके लिए अलाउ नहीं करते, कोई भी कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं कहता है कि बच्चे को दंडित करना है या बच्चे को रिवार्ड देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हुआ। सी, कॉम्पिटिटिव क्लासरूम, बच्चों का कंपटीशन कराएं, तो ये बात भी नेगेटिव है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होता है। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाना है, जिस तरह का बच्चा है उस तरह से ही उसे मैनेज करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड। नोट पे ध्यान देना है, निम्न में से कौन गिलफोर्ड की त्रिविमीय सिद्धांत का घटक नहीं है? ए, ऑपरेशन संचालन, बी, एबिलिटीज क्षमताओं, डी, प्रोडक्ट उत्पाद, डी, कंटेंट सामग्री। तो बेसिकली तीन फैक्टर है इसके। कोप से हम इसे करेंगे निमोनिक इसका। सी, कंटेंट्स, ओ, ऑपरेशन एंड पी, प्रोडक्ट्स। इन्होंने 180 फैक्टर्स पे बात की है। इनकी थ्योरी का नाम है 3D डायमेंशनल थ्योरी। 3D डायमेंशनल थ्योरी किसने दी है? ये गिलफोर्ड ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, क्योंकि नॉट पूछा है तो नॉट में बी ये वाला होगा। ये बाकी तीनों के सही हैं, ऑपरेशन, प्रोडक्ट एंड कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? ए, प्लेइंग खेलना, बी, रिट्रोग्रेड एक्शन प्रतिगामी क्रियाएं, सी, थिंकिंग सोचना, डी, रनिंग। प्लेइंग एंड रनिंग ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हो गया, हमारी फिजिकल प्रोसेस होगी। रिट्रोग्रेड एक्शन होता है रिवर्स एक्शन। तो कॉग्निटिव पूछा है, कॉग्निटिव होता है जिसमें हमारी थिंकिंग आ जाती है, थिंकिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, इमेजिनेशन, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे एस्पेक्ट कॉग्निटिव के अंदर आ जाते हैं जो हमारे माइंड से रिलेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही होगा, थिंकिंग। कॉग्निटिव प्रोसेस पूछा है। ठीक है, कॉग्निटिव हमारे थिंकिंग एस्पेक्ट, रीजनिंग, परसेप्शन, मेमोरी,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ ठीक होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।